जो साधुओं के कत्ल हुए उनको नहीं पकड़ सकते, उन खूनों से रंगे हुए हाथ जो हैं उनको कितना धोएंगे? किसी भी पानी में जाकर के धो लें उन हाथों को, वो हाथ धुल नहीं पाएंगे। और सने हुए हाथ जब उठते हैं ना किसी की तरफ, तो लोग उसका जवाब देना भी। कंगना रनावत के लिए, और जिस तरीके से इसके अर्नब गोस्वामी के घर पे 50 आदमी AK-47 और वो लेके गिरफ्तार करने जाएंगे उसको, ऐसा तो इमरजेंसी में नहीं हुआ था, ऐसा तो हिटलर के काल में भी नहीं हुआ था जो ये लोग कर रहे हैं। और जनता जवाब देगी, ऐसी बात नहीं है। कल को सरकारें भी अगर इनकी गिरेंगी तो जनता गिरेगी, मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने अपना चालीसा खुद बनाना शुरू कर दिया, तो खाली चालीसा ही नहीं बनाए, जिन लोगों के साथ लेके चल रहे हैं ना, कांग्रेस वालों को और एनसीपी वालों को, तो काम तो वो अपने करवा रहे हैं, ठीक है, और उनको जो भी पाकिस्तान की तरफदारी वो सब करनी है वो करवा रहे हैं अपनी पूरी की पूरी, हैं। और नाम इनका है सामने, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ये हैं, लेकिन वो नवाब कौन है मिनिस्टर जो कहता है कि अर्नब तो गया है, और वो दूसरा एक और मिनिस्टर है इनका, उस दिन कुछ बोल रहा था इसी तरीके का उठपटांग एनसीपी का, और इनका हाँ वो जो होम मिनिस्टर है वो बोल रहा है, तो करते वो हैं, नाम इनका होता है, तो ये वो तो इनका मरसिया पढ़वा देंगे। 30 साल की सरकार तो दूर है ना, इनका राजनीतिक मरसिया पढ़वा देंगे वो लोग पूरा का पूरा जो है। सर, आज सामना के लिए इंटरव्यू देते हुए संजय राउत के सामने उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं हम उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे? हाथ धोने की क्या जरूरत है? अरे, और जिनके हाथ इतने गंदे हो चुके हैं, सन चुके हैं ऐसी चीज़ों से, कि जो सुसाइड बता रहे हैं कत्लों को, जो साधुओं के कत्ल हुए उनको नहीं पकड़ सकते, उन खूनों से रंगे हुए हाथ जो हैं उनको कितना धोएंगे? किसी भी पानी में जाकर के धो लें उन हाथों को, वो हाथ धुल नहीं पाएंगे। और सने हुए हाथ जब उठते हैं ना किसी की तरफ, तो लोग उसका जवाब देना भी। और महाराष्ट्र की जनता जो है वो खुद इसका निर्णय करेगी कौन क्या होगा। सर, यहाँ पे इंटरव्यू देते टाइम ये भी बात है कि जिस तरीके से वो बीजेपी के ऊपर तंज कसते हैं और ये बोलते हैं कि हम बीजेपी के पीछे पड़ जाएंगे, तो यहाँ पर ये बात है कि अगर ईडी रेड डालती तो इन्हें हमेशा ये क्यों लगता है कि एजेंसियां जितनी भी हैं जो इनके पीछे पड़ जाती हैं वो बीजेपी ही करवा रही है? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जिस तरीके से पैसा कमाया गया और पैसा लूटा गया, चाहे वो कांग्रेस की रिजीम रही हो वहाँ पे, चाहे एनसीपी वाले ये रहे हों, कोई बिल्डर ठेकेदार जो है वो बिना चढ़ावा दिए काम नहीं कर सकता वहाँ पे। क्यों? सारे स्मगलर जो थे हिंदुस्तान के वहीं फ्लरिश करते थे, वहीं पे उनका स्थान बनता था, स्मगलिंग करने के उनके अड्डे बनते थे। और कोई भी व्यापारी या कोई भी, और बॉलीवुड वाले भी, कि पैसा जो है जो आता है, जो फिल्म राइटर बनाता करता है, वो सबको पैसा चढ़ाता है। तो वो जो आदत पड़ गई है पैसा चढ़ाने की, और अब ये जो 2 नंबर का पैसा बाहर आ रहा है निकल करके, और राष्ट्रीय स्तर पे ये अभियान चल रहे हैं, खाली महाराष्ट्र में रेड थोड़ा होता है ईडी का, ईडी तो पूरे देश में रेड करती है और उनके ऊपर डालती है, सबके ऊपर डालती है जो लोग इस तरीके से पैसा कमाते हैं और हवाला करते हैं और वो करते हैं। तो इनको ही क्यों दिक्कत है? और अगर इनका आदमी पकड़ा गया उसमें तो राजनीतिक हो गया, तो इसका मतलब क्या? राजनीति में आने से इनके लोगों को एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि क्योंकि ये एमएलए बन गए हैं तो ये दुनिया भर में चाहे हवाला करते रहें, टैक्स ना दें, जिस तरीके से पैसे की चोरी करते रहे, एमएलए बनने के साथ कोई हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ये सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, तो करते रहे जो इन्हें करना है। हर चीज में राजनीति अगर डालनी है, और राजनीति को देखिए, किसी ने एक बार ये कहा था कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स, जॉनसन की शायद कोट थी ये, कि जो स्काउंड्रल हैं उनका आखिरी मतलब ठिकाना जो है पॉलिटिक्स में है। और मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज द आर्मरी ऑफ सम स्काउंड्रल्स, कि कुछ स्काउंड्रल्स जो हैं, अब पॉलिटिक्स उनका एक अस्त्र बन गया है कि मैं अपना गलत काम करूं, मैं अपराध करूं, मैं पैसा चोरी करूं, मैं टैक्स चोरी करूं, मैं सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज करूं, पर क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूं इसलिए मुझे कोई छू नहीं सकता। और अगर मुझे कोई छुएगा तो वो राजनीतिक इशू बन जाएगा। कम से कम आज के इस भारत में नहीं चलेगा। आज का भारत का जो युवा है, जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत करके कमाना चाहता है, खाना चाहता है, जो इन्वेंशन कर रहा है, जो आधुनिक समय के अंदर जो आज नॉलेज क्रांति चल रही है उसको लीड करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो नहीं चाहेगा कि भारत ऐसा बने और कोई पॉलिटिशियन भारत को लूटे, चाहे किसी पार्टी का भी हो। आज ये इनकी पार्टी पे, कल किसी और पे भी हो सकता है।
तो ये नहीं चलेगा। सर ये भी है कि 1 साल होने को आया है इस पार्टी को, और जिस तरीके पार्टी नहीं बल्कि सरकार को 1 साल होने को आया है महाराष्ट्र में, और जिस तरीके से इस सरकार की उपलब्धियां रही हैं उस चीज़ों को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि जो ऊल जलूल या फिर जितनी भी तरीके के बयान इनकी पार्टी की तरफ से या फिर उद्धव ठाकरे की तरफ से आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये लोग घबराए हुए हैं कि कहीं सरकार ना गिर जाए। देखिए, दो प्रदेश ऐसे हैं, एक बंगाल और एक महाराष्ट्र, जहाँ पे ये चीज़ खूब जम के चल रही है। और कभी कभी तो मुझे लगता है नौटंकी जैसे होती है ना, तो ये एक बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट का साधन भी बन रहा है। और जनता बेचारी क्या करे, जब एक भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारी कोई बात कहता है, आप अपने आदमी उनके घर पे पीटने के लिए भेज देते हैं। दूसरे के घर पे उस दिन देखिए इन्होंने क्या तमाशा किया कि वो कराची बेकरी करके कोई है, हाँ, उसको कहा कराची का नाम हटा दो। अरे तुमको इतिहास मालूम है कराची क्या था? कराची हिंदू था, और अगर वहां के सताए हुए हिंदू जो प्रताड़ित उस समय वहां पे निकल करके आए, और अगर वो कराची को याद रखे, अपने उस हिंदुत्व को, वहां के कराची वाले को याद रखे और अपनी दुकान का नाम कराची रखते हैं, या कोई भी अपने उसको याद रखता है पुराने उसको, तो आप उस पर हमला कर दोगे जाके? कराची वो नहीं है तो अच्छा ठीक है भैया, अगर कराची नहीं कर रहा तो ये बताओ कि इतने दाऊद वाले मुंबई के अंदर घूम रहे हैं, तुम उनको क्यों नहीं पकड़ते? पाकिस्तान के एजेंडे तक वहां पे मौजूद होते हैं, क्यों नहीं पकड़ते? जो वहां पे देश के खिलाफ की बात करते हैं, क्यों नहीं पकड़ते? एक वो टीवी पे आता है चैनल में, जिसकी फोटोएं भी आई हैं, जो टर्की के अंदर बैठा हुआ था, ISIS के उसके साथ के अंदर बैठा हुआ था, उसको मुंबई से बाहर क्यों नहीं निकालते भाई? तो अपने हिसाब से यूज करना हर चीज को, ये नहीं चलेगा। सर अभी संजय राउत को लेकर जिस तरीके की बात आपने कही कि संजय राउत ने जो कराची बेकरी थी उसको लेकर सवाल उठाए थे, उसे नाम बदलने की बात की थी। अब जब इनके MLA के ऊपर रेड पाड़ी जाती है, उनकी जब MLA की जांच की जाती है ED के द्वारा, तो उसी को लेकर संजय राउत और या फिर ये शरद पवार ये कहते हैं कि बीजेपी अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रही है। जब अर्नब को जेल में डाला जाता है, जब कंगना का घर तोड़ा जाता है, या फिर तमाम तरीके की चीजें की जाती हैं, तब क्यों नहीं बोलते ये लोग कि जब शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? और जब ED अपना काम करती है तो उसमें ये बोलते हैं कि बीजेपी अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रही है। भाई जिस दिन वो कंपनियों पे रेड पड़े थे, और जिसमें इनकी एक कंपनी पकड़ी गई थी, क्या नाम है ये, पवार साहब की, और जिसका झूठा एड्रेस था, फेक एड्रेस था, तब कहाँ चले गए थे? क्या आप कंपनियां बना के फेक एड्रेस करते? आपको मालूम है किस नाम से जाने जाते हैं? ये शिक्षण सम्राट के नाम से जाते हैं। शिक्षा का निजीकरण कराने में, और वो कराने में जितना बड़ा इनका हाथ रहा है, और जिस तरीके ने उन समस्याओं को इन्होंने जो है शिक्षण वो करके और प्राइवेटाइज करके, और महाराष्ट्र में जो शिक्षा की स्थिति की है, वो कोई इनसे जवाब, ये इन्हीं उद्योग वाले वहाँ पे लोग हैं, उस पर इनका कितना कंट्रोल है? ये अदानी की तो बात करते हैं, और इनका प्याज वाली जो खेती है नासिक वाली, उसके ऊपर ये लोग कंट्रोल करके मंडियों में क्या करते हैं और पैसा बनाते हैं। अपने को कोई नहीं देखता, मैं चाहे जो मर्जी करूं। अरे गुरु नानक जी का एक शब्द है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। अपने को भी देखना शुरू करें कि हम क्या हैं पहले, उसके बाद दूसरे को देखें। और अगर आप साफ हैं तो मैं आप पे उंगली नहीं उठाऊंगा, फिर मैं कहूंगा कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा कि मैं जो भी मर्जी करूं, मेरे आदमी जो मर्जी करे। और संजय राउत का तो नाम मत लीजिए मेरे से, मैं उस आदमी पे टिप्पणी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति को ऊपर टिप्पणी करके मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जो भी मेरा स्तर है, मैं अपने स्तर को गिराना नहीं चाहता उस आदमी के बारे में बात करके, कि जो डिक्शनरी के भी नई मीनिंग देता है, जिसको हराम खोर का भी नया मीनिंग है कि सिर्फ नोटी होता है हराम खार का। तो ऐसे आदमी से मैं बात ही नहीं करना चाहता। सर ये भी है कि जिस तरीके के बयान इनके नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं इन्हीं के नेताओं की तरफ से, और जो कुछ पत्रकार हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी ये सारे काम करा रही है महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए। भाई एक बात बताओ मुझे, सारे काम बीजेपी ही करा रही है, तो तुम क्या कर रहे हो बैठे हुए? तुमने क्या किया था बीजेपी के साथ? तुम चुनाव जो है अपने बलबूते पे जीते थे तुम, हैं? और क्या डील हुई है तुम्हारी? और जो तुम्हारे बाप दादा जो हैं, बाल ठाकरे साहब, वो जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में कहते थे, तुम उसको फॉलो कर रहे हो? तुम खुद किसको फॉलो कर रहे हो? तुम ये तो कह दो कि बीजेपी ये करा रही है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी तो जो कर रही है, तुम अपने को तो देखो पहले, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो देश की राजनीति के अंदर, जनता के साथ, जनता के मूलभूत अधिकारों के साथ, पत्रकारों के साथ? तुम क्या कर रहे हो? तुम संविधान के हिसाब से चल रहे हो? दादागिरी कर रहे हो तुम, और दूसरों के ऊपर उंगली उठाओगे कि तुम्हारे खिलाफ जो हो रहा है वो बीजेपी करवा रही है। अरे तुम देखो तुम क्या कर रहे हो दूसरों के साथ में।
कंगना रनावत के लिए, और जिस तरीके से इसके अर्नब गोस्वामी के घर पे 50 आदमी AK-47 और वो लेके गिरफ्तार करने जाएंगे उसको, ऐसा तो इमरजेंसी में नहीं हुआ था, ऐसा तो हिटलर के काल में भी नहीं हुआ था जो ये लोग कर रहे हैं। और जनता जवाब देगी, ऐसी बात नहीं है। कल को सरकारें भी अगर इनकी गिरेंगी तो जनता गिरेगी, मैं बताऊंगा आपको, बीजेपी नहीं गिरेगी। सर, जिस तरीके की बात आपने कही उसी तरीके का बयान दिया है आज देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज उन्होंने भी ये कई बात कही कि जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और जो ये बात कही जा रही है कि बीजेपी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सरकार को नहीं गिराएंगे बल्कि ये सरकार खुद ही गिरेगी। देखिए ऐसा है, मैं इन दोनों की राजनीतिक लड़ाई के बीच में नहीं आऊंगा, इनके जो राजनीतिक स्टेटमेंट है उनके बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन एक इतिहासकार के नाते, एक प्रोफेसर के नाते मैंने जो कमेंट्स दिए हूं मेरे अपने कमेंट्स हैं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, और उन ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से हमारा मानना है कि देखिए जनता, आज की जनता जो है बहुत सचेत जनता है। मत भूलिए कि 77 के अंदर जनता ने इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंका था, लेकिन 80 के अंदर वही जनता इंदिरा गांधी को वापस लाई थी, समझे। तो इसलिए बहुत सचेत जनता है, और ये नहीं कि जनता की आंखें बंद हैं। अगर इनकी आंखें और कान बंद हैं तो वो एक अलग बात है। जनता की आंखें भी खुली हैं, जनता के कान भी खुले हैं, मुंह जनता का खुलना शुरू हो गया है। और जिस दिन जनता ने बटन के ऊपर भी अपना अस्तित्व शुरू कर दिया, आप देखिए क्या हाल होता है। सर, एक मेरा लास्ट सवाल, जैसे कि अभी आपने जनता का नाम लिया, जनता में जिस तरीके से एक नया जागरण हुआ है, अब चाहे कोई राजनीतिज्ञ हो या फिर कोई बॉलीवुड कलाकार हो जो इस तरीके की हरकतें करता है, जो देश के खिलाफ जाके इस तरीके की चीजें करता है, या फिर जो अपना काम ढंग से नहीं करता, आज जनता उसके खिलाफ मोर्चा खोलने लगी है और जमकर उनका बहिष्कार करने लगी है। अगर सोशल मीडिया पे हम नजर डालें तो सोशल मीडिया पे भी लगातार इस तरीके की बातें चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने पद से उन्हें हट जाना चाहिए, पर उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि बीजेपी हम पे दबाव बना रही है, और दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी की तरफ से उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि अगले 30 सालों तक हमारी सरकार रहेगी, हमें कोई सत्ता से हटा नहीं सकता। एक तरफ जनता का रुख कुछ और कह रहा है, उद्धव ठाकरे कुछ और कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि इन्होंने अपना चालीसा खुद बनाना शुरू कर दिया, तो खाली चालीसा ही नहीं बनाए, जिन लोगों के साथ लेके चल रहे हैं ना, कांग्रेस वालों को और एनसीपी वालों को, तो काम तो वो अपने करवा रहे हैं, ठीक है, और उनको जो भी पाकिस्तान की तरफदारी वो सब करनी है वो करवा रहे हैं अपनी पूरी की पूरी, हैं। और नाम इनका है सामने, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ये हैं, लेकिन वो नवाब कौन है मिनिस्टर जो कहता है कि अर्नब तो गया है, और वो दूसरा एक और मिनिस्टर है इनका, उस दिन कुछ बोल रहा था इसी तरीके का उठपटांग एनसीपी का, और इनका हाँ वो जो होम मिनिस्टर है वो बोल रहा है, तो करते वो हैं, नाम इनका होता है, तो ये वो तो इनका मरसिया पढ़वा देंगे। 30 साल की सरकार तो दूर रहना, इनका राजनीतिक मरसिया पढ़वा देंगे वो लोग पूरा का पूरा जो है उसको लेकर के। और इनमें इतनी अकल नहीं है, क्योंकि भाई कुर्सी बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमको कुर्सी मिल जाए, बात खत्म हो गई। सर, एक ये भी बात है कि एक साल एक सरकार को होने वाला है, और मतलब अभी 1-2 दिन में हो ही जाएगा, 26 तारीख है, और इस टाइम पे 2019 में इनकी सरकार बन चुकी थी, बस शपथ नहीं ली गई थी। अगर सारे एक साल का कार्यक्रम देखा जाए सरकार का, तो कुछ खास काम करके नहीं दिया महाराष्ट्र में। तो आपको क्या लगता है कि सरकार कितने दिन और चल पाएगी, क्योंकि जैसा जनता का रुख है उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि उद्धव ठाकरे ज्यादा दिन तक महाराष्ट्र में टिक पाएंगे। देखिए हमारा संविधान ऐसा है कि किसी भी सरकार को हटाने की कुछ प्रक्रियाएं हैं, तो इस्तीफा तो ये देंगे नहीं, ठीक है ना, और मेजॉरिटी जब तक दूसरे की नहीं बनती तब तक वो सरकार नहीं गिरेगी, है। तो इनसे ये पूछना कि यहाँ तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार तोड़ देगी, भैया वो लालू यादव क्या कर रहे हैं, फोन करके वहाँ पे क्या कर रहे हैं बिहार के अंदर, है, और वो तो इनके समर्थक हैं, इन लोगों के अलायंस के पार्ट हैं। तो इसलिए जो है, देखिए जनता हिसाब देख रही है, वो अलग बात है कि संविधान के हिसाब से जनता 5 साल बाद हिसाब मांगती है, लेकिन अगर मान लीजिए सरकार में कुछ तो एमएलए लेवल पे होता है, दूसरी सरकार बनती है या इनकी मेजॉरिटी नहीं रहती, और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर सरकार टूटती है तो बीजेपी को सरकार नहीं बनानी चाहिए, बल्कि बीजेपी को तुरंत चुनाव करवाने चाहिए, जिससे जनता क्या चाहती है महाराष्ट्र की, वो जनता का जो चाहती है वो सामने निकल करके। सर, जनता ये भी चाहती है, मेरा ये लास्ट सवाल है कि जितनी भी चीजें महाराष्ट्र में हुई, जितने भी घोटाले हुए, हमेशा संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे हर चीज को लेकर बयान देते हैं, या फिर वो ईडी के रेड हो, या फिर वो सुशांत सिंह राजपूत का मैटर हो, या फिर अर्नब गोस्वामी को, तमाम नेता हैं जो आगे आकर बयानबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि हम नहीं करवा रहे, पुलिस करवा रही है, या फिर अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं, पर जो घोटाले हुए उन पे कोई नेता सफाई क्यों नहीं देता? अरे इसीलिए तो वो घोटाला कहलाता है कि उस पर सफाई ना देना पड़े। देखिए होता ये था भारत के अंदर सन 47 से, जीप का घोटाला हुआ था नेहरू के ज़माने में, बड़े बड़े घोटाले हुए, घोटाला एक नहीं है, लेकिन घोटाले कभी सामने नहीं आते थे।
आज जब वो घोटाले सामने आने लग गए हैं तो अब इन्हें सफाइयां देनी पड़ती हैं। तो सफाई देने से जब ये चूकते हैं तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम पे तो जी राजनीतिक हमला हो रहा है। अरे करोड़ों रुपए के घोटाले हो गए, वो राजनीतिक घपला है? तो फिर तुमने क्या अपनी राजनीति का इस्तेमाल किस लिए किया था अगर ये कहते हो कि राजनीतिक घोटाला है तो? उक्रित सुमैया तो इनके एक एक घोटाले अब खोल रहा है ना वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, और कितने खुल करके आएंगे। अरे जमीनों के देखिए, जैसे रोशनी का घोटाला निकला है ना कश्मीर के अंदर, आप महाराष्ट्र में देखिएगा इस तरीके के कितने घोटाले निकल के आते हैं। मुझे याद है एक राज्यसभा के एमपी की जमीनों को वापस करना पड़ा था कांग्रेस के, वो जिसने स्टेडियम वो फिल्म सिटी बनाने के लिए वो करने के लिए कितनी जमीनें उसको दे दी गई थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम मुझे मालूम है, लेकिन वो भी टीवी चैनल चलाने वाले लोग हैं। तो कैसे उनको ज़मीनें फिर वो वापस करनी पड़ी थी हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के ऊपर, औने पौने दामों के ऊपर। किस तरीके से बिल्डर, कितने सुप्रीम कोर्ट और उसके केसेस हुए हैं कि बिल्डर ने जिस तरीके से बिल्डिंगें बनाई हैं और उनको जो है घोटाले किए गए हैं। लेकिन दाऊद के घर के ऊपर ये कुछ नहीं कर सकते। दाऊद की घर का तो ये नीलामी तक नहीं करवा सकते। क्यों? धन्यवाद सर।